व्यू 360 में। सहाफियों की जान बचाने के लिए उन्हें इमरजेंसी वीजे जारी किए जाएं। आज़ादी सहाफत पर एक आला सतही पैनल की तजवीज़ पाकिस्तानी सहाफियों के लिए क्या मानी रखती है। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन अपनी इंतजामिया में सिन्फ़े बराबरी का वादा किस हद तक पूरा कर पा रहे हैं, और कोरोना वायरस के खतरे से खबरदार करने वाली नई ऐप्स। सहाफती आज़ादी को दबाने वाले मुल्कों ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक हक़ाइक़ भी अवाम से छुपाए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि आने वाली दिहाई सहाफत के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन साबित होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। सहाफती आज़ादी यानी सच जानने का आपका हक आज कई खतरात का सामना कर रहा है। सहाफती आज़ादी पर नज़र रखने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि आमराना हुकूमतें, टेक्नोलॉजी तक रसाई में रुकावटें, शदीद सियासी इख्तलाफात, सहाफ़ियों पर एतमाद में कमी बल्कि उनसे नफरत और मीडिया को दरपेश मुआशी मसाइल, ये सब दुरुस्त मालूमात तक हमारी और आपकी रसाई को मुश्किल से मुश्किल तर बना रहे हैं। और कोरोना वायरस का बहरान मसाइल में इजाफा कर रहा है, क्योंकि इससे उन हुकूमतों को हक़ाइक़ छुपाने की और मालूमात को कंट्रोल करने की एक नई और मजबूत वजह मिल गई है, जो पहले ही सच को अपने लिए ख़तरा समझती हैं। चीन, ईरान, इराक, तुर्की जैसे मुल्क जहाँ यूं भी सहाफती आज़ादी कम है, कोरोना बहरान के दौरान पाबंदियां मजीद सख्त हो गई हैं। सरकारी आदादोशुमार पर सवाल उठाना जैसे कोई जुर्म बन गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि आने वाली दिहाई सहाफत के लिए तबाहकुन ना हो, इसके लिए नेक नियत लोगों को ही आवाज़ उठानी होगी, ताकि सहाफ़ी एक काबिल भरोसा गैर जानिबदार हल्के के तौर पर काम कर सकें। इस साल अब तक दुनिया भर में 39 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की जानें ली जा चुकी हैं। इनमें 25 के बारे में तो ये साबित हो चुका है कि उन्हें उनके काम की बुनियाद पे ही निशाना बनाया गया, जबकि 14 की हलाकत की वजूहात अभी वाज़ेह नहीं। जिन नेक नियत लोगों की बात रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने की, उनकी एक मिसाल इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के तहत कायम सहाफती आज़ादी पे आला सतही पैनल है। इस बैनुल-अक़वामी पैनल ने तजवीज़ पेश की है कि ऐसे सहाफ़ियों को जो कि शदीद खतरात का सामना कर रहे हैं, इमरजेंसी वीज़ा मुहैया करने का निज़ाम आसान और तेज़ बनाया जाए, ताकि वो किसी बड़े नुकसान का शिकार होने से पहले अपने मुल्क से निकल सकें। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेक्सिको सहाफ़ियों के लिए दुनिया में सबसे ख़तरनाक मकामात में से एक है। इस साल अब तक वहाँ 8 सहाफ़ियों को जान से मारा जा चुका है। जब मैं जाता हूँ तो इस सोच के साथ जाता हूँ कि मुझे इस कहानी पर काम करने में जान का खतरा है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के मुताबिक 1992 से अब तक पाकिस्तान में 61 सहाफ़ी हलाक किए जा चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में सहाफ़ियों को महज उनके काम की वजह से निशाना बनाया जाता है। बरतानिया और कनाडा की जानिब से आलमी सहाफ़ती आज़ादी पर बुलाए गए एक इजलास में कानूनी माहिरीन के एक पैनल ने अपनी 9 तजावीज़ में से एक में जुल्म सितम का सामना करने वाले सहाफ़ियों के लिए इमरजेंसी वीज़ों के एक आलमी निज़ाम का मुतालबा भी किया है। What we're talking about here हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर वाक़यात में ख़तरे का सामना करने वाले सहाफ़ियों को अक्सर सिर्फ आर्जी तौर पर उस वक्त तक कहीं और रहने की ज़रूरत पड़ती है जब तक ख़तरा टल ना जाए। ऐसे सहाफ़ियों के लिए उस मुश्किल वक्त में तहफ़्फ़ुज़ ढूंढना ही एक रास्ता है, ताकि अगवा, जबरी गुमशुदगी, हिरासत और तशद्दुद, यहाँ तक कि कत्ल के इंतहाई ख़तरनाक नुकसानात से बचा जा सके। किसी दूसरी जगह मुंतकिल होना आसान नहीं है। किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा हासिल करने में कई हफ्ते लग सकते हैं। ये अमल अक्सर महंगा होता है, जिसमें वीज़ा मिलने की कोई ज़मानत भी नहीं होती। वो जो सियासी पनाह की तलाश में हैं, आम तौर पर पहले अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, फिर वहां पनाह की दरख्वास्त देते हैं, और ऐसा करना उन सहाफ़ियों के लिए बहुत मुश्किल है जिन्हें इस जुल्म सितम का सामना है। महफूज पनाह के लिए मौजूद बैनुल-अक़वामी निज़ाम उनके काम का नहीं है। सहाफ़ी अक्सर तहफ़्फ़ुज़ के लिए मतबादल रास्ते तलाश करने पर मजबूर होते हैं। अक्सर वो ऐसे हमसाया मुल्कों में भागने पर मजबूर हो जाते हैं जहाँ शायद सरहदी निगरानी इतनी सख्त नहीं, और उनका सफ़र इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक होता है। माजी में महफूज पनाह फराहम की जा चुकी है। मिसाल के तौर पर 2000 की दहाई के वस्त में इराक जंग के दौरान हुकूमत ने अमरीकी कंपनी से मुंसलिक ऐसे सहाफ़ी और दूसरे अफराद के लिए मखसूस वीज़ा मुतारिफ किया था जिन्हें टारगेट किया जा रहा था। लिहाजा बाज़ औक़ात हुकूमतों की जानिब से हमें इस हवाले से कुछ इक़दामात देखने को मिलते हैं।
वकला के पैनल ने उन ममालिक से जो मीडिया की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं मुतालबा किया है कि वो पनाह के इस निज़ाम को बाज़ाब्ता तौर पर अपनाएं। हेनरी रिजवेल के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। आला सतही पैनल ने यह भी तजवीज़ किया है कि मुल्कों को अपने कवानीन में ये वाज़ेह कर देना चाहिए कि ख़तरात का सामना करने वाला सहाफ़ी भी एक पनाह गज़ीन का दर्जा रखता है, और अगर कोई मुल्क इंटरपोल से रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त करे तो इंटरपोल को चाहिए कि पहले ये तस्दीक करे कि आया ये वारंट किसी सहाफ़ी के खिलाफ तो नहीं। पाकिस्तान से भी सहाफ़ी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, तो ये तजावीज़ पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए क्या मानी रखती हैं, इस बारे में नुखबत मलिक ने सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम से बात की। सबसे बड़ा तो माशी तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। दूसरा फिर ये आ जाता है कि आपको कितनी हक के इजहार कितना है, मीडिया कितना आज़ाद है। उस हिसाब से पाकिस्तान में इस वक्त कभी भी किसी सिविलियन हुकूमत के दौर में इस तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है जो अब हुआ है। बरतानिया और कनाडा के जो आला सतह के वकला है वो एक पैनल बैठा और उन्होंने आलमी मीडिया की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के हवाले से 9 तजावीज़ दी, जिसमें से एक ये है कि वो सहाफ़ी जो मुश्किल हालात में और मुश्किल मुल्कों में काम कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें जान का ख़तरा है और वो आर्जी तौर पे वहाँ से निकल के अपनी जान बचाना चाहते हैं, उन लोगों को हंगामी वीज़ाज़ या इमरजेंसी वीज़ाज़ दिए जाएं ताकि वो कुछ अरसे के लिए बाहर निकल के आ सके। तो आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, तो मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल से ये तजवीज़ किस हद तक मुफीद साबित हो सकती है? देखिए, ये मुमकिन है कि लातीनी अमेरिका के सहाफ़ियों के लिए शायद कुछ गुंजाइश निकाल ली जाए, वेनेजुएला के सहाफ़ियों को वेलकम कर लिया जाए अमेरिका में, जिनके साथ अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का फंडा है। अभी आप देख लें कि कश्मीर में जो सहाफ़ी हैं वो पिछले 1.5 साल से उन पे क्रैकडाउन है और उनके इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। वो कश्मीरी सहाफ़ी मतलब इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में वो बंद हुआ पड़ा है। तो वो अगर उन्हें ऐसी सहूलत मिलती है तो अच्छी बात है। इसमें अगर ये भी हो जाए कि उन्हें कहीं एसोसिएट कर लिया जाए मीडिया के इदारों के साथ या मीडिया के डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ जाके वो अपनी रिसर्च कर सकते हो, काम कर सकते हो, क्योंकि फ़कत असाइलम लेके तो वो सहाफ़ी बेचारा बेरोजगार हो जाएगा। वो जाके गुजारा कैसे करेगा बाहर अगर उसे वीज़ा मिल भी जाए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इस साल की 2020 की, उसमें बरतानिया जैसा बड़ा जमहूरी तरक्की याफ्ता मुल्क जो है उसको 35वां रैंक मिलता है और अमेरिका को उस लिस्ट में 45वां रैंक मिला है। तो जब तरक्की याफ्ता बड़ी जमहूरी ताकतों में जो है वो मीडिया की आज़ादी की ये सूरत हाल है, तो आप बताइए कि जो लोग मुश्किल हालात में और मुश्किल मुल्कों में और कम जमहूरी ताकतों में काम करते हैं सहाफ़ी, उनके लिए ये रैंकिंग, उनके लिए जो है ये सूरत हाल, वो मुस्तक़बिल की क्या तस्वीर पेश करती है? बहुत तशवीशनाक है, बहुत मखदूश है, कोई अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि हमने देखा ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो रिवर्सल हुआ और अमेरिका फर्स्ट जो शुरू हुआ और फिर वेस्ट में जो इस्लाम फोबिया चला और ये रेसिज्म की और वाइट सुप्रीमेसिस्ट टेंडेंसीज आई हैं, हम जगह जगह देख रहे हैं कि फाशिज्म आ रहा है, मुस्लिम दुनिया में भी फाशिज्म आ रहा है। तो वहाँ पे सहाफ़ियों की हालत यकीनन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और मज़ीद हो रही है। ब्रिटेन की नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उसने अभी हाल ही में एक सर्वे किया और उसका कहना यह है कि मुल्क के जो सियासतदान हैं वो मीडिया के ख़िलाफ़ जज्बात को हवा देते हैं और जो रिपोर्ट्स उन्हें पसंद नहीं आती हैं उसे फेक न्यूज़ कह के रद्द कर दिया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बरतानिया के ये हालात जो बताए जा रहे हैं इसमें और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस हवाले से, उसमें आपको कोई मुमासलत नज़र आती है? किस हद तक मुमासलत नज़र आती है? तो बहुत यहाँ पे तो और मंजर ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है और सहाफ़ियों के लिए एक डिस्टेंस कायम रखना मुश्किल बना दिया गया है। अगर आप इमरान खान ने जो तारीख बयान की है अच्छे और बुरे सहाफ़ी की, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें किस तरह के सहाफ़ी चाहिए। इसी तरह सोशल मीडिया कन्वेंशन में मरियम नवाज और लीडर हैं PMLN की, उन्होंने गिला किया है मीडिया के साथ कि आप जरूरत क्यों नहीं है, आप खड़े क्यों नहीं हो रहे।
لیکن سوال یہ ہے کہ ان جماعتوں نے خود جب یہ پاور میں تھی انہوں نے میڈیا کو کتنا اسٹرینتھن کیا اور فریڈمز کو کتنا اسٹرینتھن کیا. یہ تھے سینئر صحافی امتیاز عالم جو ہمارے ساتھی نخبت ملک سے بات کر رہے تھے. دنیا کے 180 ملکوں کی فہرست میں پاکستان آزاد صحافت کے اعتبار سے 145ویں جبکہ بھارت 142ویں نمبر پہ ہے اور امریکہ جیسے کہ نخبت ملک نے بھی ذکر کیا اس فہرست میں 45ویں نمبر پہ ہے. امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ محکمہ دفاع کی کمان ممکن ہے ایک سیاہ فام فوجی جنرل کے ہاتھ میں ہو. نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن اس عہدے کے لیے ریٹائرڈ آرمی جنرل لوئڈ آسٹن کو نامزد کرنے جا رہے ہیں. ان کی تقرری کا فیصلہ سینٹ کرے گی. تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے ندیم یعقوب کی جانب. ندیم، کون ہے جنرل آسٹن؟ جیسا کہ آپ نے کہا یہ جنرل لوئڈ آسٹن جو ہے ریٹائرڈ جنرل ہیں. 4 سال ہو گئے انہیں ریٹائر ہوئے ہوئے. جنرل لوئڈ جو ہیں وہ افغانستان اور عراق میں جو ہیں وہ امریکی فوج کی قیادت کر چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ سینٹرل کمانڈ کی سربراہی کر چکے ہیں. پینٹاگون میں مختلف عہدوں پر، اہم عہدوں پر وہ کام کر چکے ہیں. اگر سینٹ سے منظوری ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا تو جنرل لوئڈ پہلے سیاہ فام امریکی ہوں گے جو کہ وزیر دفاع کے طور پر امریکی انتظامیہ میں خدمات سر انجام دیں گے. نو منتخب صدر جو بائیڈن کی کوشش ہے کہ ان کی انتظامیہ جو ہے یا اہم محکمے ہیں وہاں پر جو لوگ کام کرنے وہ ایسے لوگوں کو تعینات کیا جائے جو ڈائیورسٹی شو کرے، متنوع ہوں، مختلف رنگ و نسل سے ان کا تعلق ہو. اسی لیے اس سے پہلے انہوں نے جس طرح وزارت جو وزیر خزانہ ہے اس کا نام جینٹ ییلن، وہ ایک خاتون ہے جو پہلی خاتون ہوں گی، پہلی مرتبہ ہوگی کہ ایک خاتون اس وزارت کو ریپریزنٹ کریں گی یا اس کی سربراہی کریں گی. جی سارا. جنرل لوئڈ آسٹن ہم جانتے ہیں کہ افغانستان میں چونکہ سرو کر چکے ہیں تو ان کے پاکستان کی قیادت کے ساتھ بھی رابطے رہے ہیں. ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے. تھینک یو ویری مچ ندیم. انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن کا وعدہ تھا کہ صنفی اور نسلی مساوات ان کی انتظامیہ کا خاصہ ہوگی. اپنی پوری سینئر کمیونیکیشن ٹیم کے لیے جو کہ صحافیوں کے سوالوں کا سامنا کرے گی انہوں نے خواتین کو چنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کے کئی اور اہم عہدوں کے لیے بھی خواتین کو ہی نامزد کیا ہے. تو خواتین سے متعلق نو منتخب امریکی صدر کے ایجنڈا کے بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اگرچہ ابھی مکمل اعداد و شمار سامنے نہیں آئے، اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو بائیڈن کی فتح میں خواتین کا کافی ہاتھ ہے. ایڈیسن ریسرچ کے ووٹرز کے رائے پر مبنی جائزے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 42% جبکہ صدر جو بائیڈن کو 57% خواتین نے ووٹ دیا ہے. جب سے جو بائیڈن صدر منتخب ہوئے ہیں انہوں نے کابینہ کے کئی اہم عہدوں کے لیے خواتین کو نامزد کیا ہے. جہاں اس ٹیم کے پاس بے مثال تجربہ اور اہلیت ہے، وہ اس سوچ کے بھی عکاس ہیں کہ ہم ان چیلنجز کا پرانی سوچ اور پرانی عادات کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ہم انٹیلیجنس کمیونٹی کی قیادت پہلی بار ایک خاتون کو دیں گے. اگر سینٹ سے منظوری مل جاتی ہے تو امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی سربراہی کرنے والی یہ خاتون ایورل ہینس ہوں گی. اس کے علاوہ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے وزیر خزانہ، اقوام متحدہ کی سفیر، مینجمنٹ اور بجٹ کے محکمے کی ڈائریکٹر اور اقتصادی مشیر کے عہدوں کے لیے خواتین کو منتخب کیا ہے. اس کے علاوہ نو منتخب صدر کی پریس سیکرٹری جین ساکی سمیت کمیونیکیشن کی پوری سینئر ٹیم خواتین پر مشتمل ہوگی، جبکہ نائب صدر کاملا ہیرس خواتین کی اپنی ٹیم لائیں گی جن میں چیف آف سٹاف کے طور پر ٹینا فلورنائے شامل ہیں. یہ خواتین مختلف نسلوں اور معاشی پس منظر کی نمائندگی کرتی ہیں. ان میں محنت کش طبقے اور تارک وطن خاندانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی شامل ہیں. سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس تنوع سے جو بائیڈن کو اپنی اہم ترجیحات یعنی نسلی اور صنفی مساوات کے حصول میں مدد ملے گی. ہم حقیقتاً اعلیٰ سرکاری عہدوں کے لیے ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں جو نہ صرف تجربہ کار اور اپنے شعبوں کے مستند ماہر ہوں بلکہ ان کمیونٹیز کا تجربہ بھی رکھتے ہوں جہاں وہ کام کر رہے ہیں اور جن کی انہیں خدمت کرنا ہے، اور اس طرح وہ ان کمیونٹیز اور امریکیوں کے لیے بہترین فیصلے کر سکتے ہیں جن کو ان کی اشد ضرورت ہے. خواتین کے لیے جو بائیڈن کے ایجنڈے میں مردوں کی مساوی تنخواہ کے ساتھ ان کے معاشی تحفظ میں بہتری اور حمل سے متعلق امتیاز کو ختم کرنا، والدین کی چھٹی اور بچوں کی دیکھ بھال، صحت کی سہولتوں تک رسائی، خواتین کے خلاف تشدد کا خاتمہ اور پوری دنیا میں خواتین کو با اختیار بنانا شامل ہیں. اور ایسے میں جب ملک کو وبا کا سامنا ہے اور وہ معاشی طور پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے، خواتین کی فیصلہ سازی میں شمولیت خاص طور پر بہت اہمیت رکھتی ہے.
ہم ماضی پر نظر ڈال کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے۔ مثال کے طور پر وہ سیاہ فام خواتین جو صحت عامہ میں رہنما عہدوں پر یا بڑے شہروں کے میئر کے طور پر تعینات رہی ہیں، انہوں نے اس جانب توجہ مبذول کرائی ہے کہ ان حالات میں خواتین اور سیاہ فام برادریوں پر غیر متناسب اثر پڑتا ہے، اور وہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہیں کہ پالیسی ان مخصوص چیلنجز کی عکاس ہو۔ خواتین کے بارے میں اپنے بلند و بانگ ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے جو بائیڈن کو کانگریس میں سیاسی مخالفت کو عبور کرنا ہوگا، جہاں ایوان نمائندگان میں ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کو معمولی اکثریت حاصل ہے اور ریپبلکنز کی سینٹ میں اکثریت قائم رہ سکتی ہے۔ پیتسی بداکسوارہ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اگر ویب سائٹ تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ تمام تر کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ملے گا۔ facebook.com/VOA اردو کا پیج آپ کے لیے مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکی فارماسیوٹیکل کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بایو این ٹیک کے اشتراک سے بننے والی کرونا وائرس ویکسین کا آج سے برطانیہ میں استعمال شروع ہو گیا ہے اور پہلا ڈوز ایک 90 سالہ خاتون کو دیا گیا۔ یورپ میں مجموعی طور پہ کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد میں اب کچھ کمی دیکھی جا رہی ہے، لیکن امریکہ میں گراف مسلسل اوپر ہی جا رہا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ملک کی سب سے بڑی ریاست کیلیفورنیا کے تقریباً 80% رہائشی گھروں میں رہنے کی پابندی کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کا خطرہ کہاں اور کتنا ہو سکتا ہے اور کسی مخصوص جگہ جانے سے پہلے کیسی احتیاط کرنی چاہیے، ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اب بہت سی ایپس سامنے آ چکی ہیں۔ انہی میں سے کچھ کی تفصیل دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریاست پینسلوینیا میں کارنیگی میلن یونیورسٹی کے 2 طالب علموں نے ایک ایسی اپلیکیشن تیار کی ہے جہاں آپ دنیا کے ہر ملک میں کووڈ-19 کے کیسز اور اموات سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار محض ایک کلک سے جان سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر جب آپ اس ایپ پر جاتے ہیں تو وہاں دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ملک پر کلک کر کے وہاں کورونا کے موجود کیسز، ہلاکتوں اور صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد جان سکتے ہیں۔ ان کے مطابق کووڈ ویژولائزر ایسی پہلی ایپ ہے جس میں آپ کووڈ-19 سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار 3D شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ دیگر ایپس ہیں جن میں آپ 2D نقشہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ 3D شکل میں اعداد و شمار کو سمجھنا صارف کے لیے زیادہ آسان ہے۔ روڈ آئیلینڈ کی براؤن یونیورسٹی سے منسلک فزیشینز لیز گولڈبرگ اور میگن رینی نے بھی ایک ایپ تیار کی ہے۔ مائی کووڈ رسک نامی اس ایپ سے لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ کن مخصوص حالات اور موقعوں پر آپ کے وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس ایپ کے پیچھے یہ خیال کار فرما ہے کہ کسی بھی تقریب میں جاتے ہوئے آپ وہاں ہونے والی سرگرمیوں کی فہرست یہاں ڈال کر آپ کو وہاں پیش آنے والے ممکنہ خطرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسے کہ وہاں کتنے لوگ ہیں، کیا وہ ماسک پہنے ہوئے ہیں اور جگہ کھلی ہے یا بند، اور آپ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایپ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو آگاہ کرتی ہے کہ آپ کے وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ کس حد تک ہے اور یہ کہ آیا آپ کو وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ان کی روزمرہ سرگرمیوں سے منسلک خطرے سے آگاہ رہنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ہمارے دوست اور خاندان والے مجھ سے اور لز سے ہر وقت یہی پوچھتے تھے کہ یہ کرنا محفوظ ہے، کیا وہ کرنا محفوظ ہے، تو ہم نے سوچا کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس سائنسی علم سے ہم سب کی مدد کر سکتے ہیں۔
प्रोफेसर रजत मित्तल ने कोविड-19 की हवा के जरिए मुंतकिली की पेशगोई करने का एक फार्मूला बनाया है। ताहम प्रोफेसर रजत इस फार्मूले को ऐप में बदलने का कोई इरादा नहीं रखते। वो कहते हैं कि ऐप्स आपको ये तो बता सकती हैं कि दोस्तों से मिलने और किसी दुकान पर जाने से आपको कोरोना वायरस का कितना खतरा हो सकता है, लेकिन वो वायरस से मुतासिर ना होने की कोई गारंटी नहीं दे सकती। The power of it is not... इसमें खतरे का मुकम्मल दुरुस्त तखमीना बताने की अहलियत नहीं, बल्कि ये आपको खतरे की सतह का एक मवाजना पेश करती है। मसलन ये कि अगर मैं 5 के बजाय 20 लोगों के इज्तिमा में जा रहा हूँ तो खतरा कितना बढ़ जाता है। और यही असल बात है कि आपको खतरे का अंदाजा हो और आप उसकी रोशनी में फैसला कर सकें। और ऐसे में जब दुनिया वबा से निमट रही है, लोग रोजमर्रा जिंदगी में वायरस से दरपेश खतरे का अंदाजा लगाने के लिए ऐप्स का सहारा ले रहे हैं। तो इंफरादी सतह पे बनाई जाने वाली ऐप्स के साथ साथ अमेरिका में सरकारी सतह पे भी लोगों को खबरदार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। मुल्क भर में कोई एक मरबूत निज़ाम तो नहीं है। हर रियासत अपने हालात और ज़रूरतों के मुताबिक अलर्ट सिस्टम मुतारिफ करा चुकी है, लेकिन सादिया ज़ेब रांझा अब बता रही हैं कि जहाँ सरकारी ऐप्स खतरे को, कोरोना वायरस के खतरे को समझने में मदद दे रही हैं, वहीं अपनी शनाख्त महफूज रखने के ख्वाहिशमंद लोग इन्हें इस्तेमाल करने से कतरा भी रहे हैं। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी से मुल्हिका रियासत वर्जीनिया में वर्जीनिया कोविड वाइज ऐप मुतारिफ कराई गई, जिसे अभी ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। गुज़श्ता रात को मौसूल होने वाले अदाद व शुमार के मुताबिक अब तक हमारी एप्लीकेशन को तकरीबन 8.5 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस ऐप के बारे में अभी जानते ही नहीं, और जो जानते हैं उनमें ज्यादातर का कहना है कि वो प्राइवेसी इश्यूज की वजह से इसे डाउनलोड नहीं कर रहे। I've never heard about that app. So I just knew about. अभी इस ऐप के बारे में सुना है, अब डाउनलोड करूंगा। I haven't heard about the COVID Start app. मैंने डाउनलोड करने का नहीं सोचा क्योंकि हो सकता है मेरी शनाख्त दूसरों पर जाहिर हो जाए। सरकारी हुकाम को इस मसले के बारे में आगाही है। That's an ongoing challenge, right? You know, we've been marketing. यही मसला आ रहा है। हमने अगस्त में जब एप्लीकेशन लॉन्च की थी तब से हर तरीका अपनाया है लोगों को इससे आगाह करने के लिए, लेकिन अभी तक बहुत से लोग इस बारे में जानते ही नहीं। और ज़ाती शनाख्त की जहाँ तक बात है, बहुत से लोगों को खदशात हैं जिन्हें हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो उन्हें अंदाजा होगा कि आपको इसमें अपनी ज़ाती मालूमात जाहिर नहीं करना होती। टेक्नोलॉजी की 2 बड़ी अमेरिकी कंपनियों गूगल और एप्पल ने कोविड-19 की ट्रेसिंग के लिए एक सिस्टम मुतारिफ कराया था, जिससे फायदा उठाने के लिए हर रियासत को अलग इकदाम करना थे। लेकिन इस एप्लीकेशन को अब तक 15 से 20 रियासतें ही इस्तेमाल कर रही हैं। रियासत कोलोराडो में कोलोराडो सिस्टम मुतारिफ कराया गया, जिससे 17% आबादी इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा हर रियासत मकामी नक्शे के जरिए लोगों को खतरे से आगाह कर रही है कि किस इलाके में ज्यादा केसेस हैं और कहां मुमकिन तौर पर आपको जाने से इज्तनाब करना चाहिए। ये वेबसाइट्स हर चंद रोज बाद ये मालूमात अपडेट करती हैं। बेशतर लोगों का कहना था कि CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को चाहिए कि वो एक ऐसा मुश्तरक निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें ये बात यकीनी बनाई जाए कि किसी की शनाख्त किसी दूसरे पर जाहिर ना हो। सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। उम्मीद है कि प्रोग्राम में शामिल रिपोर्ट्स आपको पसंद आई। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। आइए facebook.com/VO उर्दू के पेज पे, जहां आपको दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें भी मिलेंगी। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @UrduVOA। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रज़ाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का, और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे।